नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। 5 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई दौरा संपन्न कर चुके हैं। यूएई दौरे पर दोनों देशों के बीच कई ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिससे देश की सुरक्षा, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था को काफी मदद मिलेगी। दोनों देशों के बीच सामरिक रक्षा साझेदारी के फ्रेमवर्क पर समझौते के साथ ही ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी की आपूर्ति, वाडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर और बुनियादी ढांचे आरबीएल सम्मान कैपिटल में $5 अरब का बंपर निवेश शामिल है। सीधे तौर पर वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री का यह दौरा भारत की मजबूत कूटनीतिक रणनीति को प्रभावी तरीके से साकार कर रहा है, जिसकी पहली झलक हमें प्रधानमंत्री के यूएई दौरे के तहत देखने को मिली। चर्चा में आज जानेंगे वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के हालात में प्रधानमंत्री का यह दौरा कितना आवश्यक है। जानेंगे भारत यूएई संबंधों को कैसे नई ऊर्जा मिली और समीक्षा इस बात की भी कि भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिहाज से प्रधानमंत्री का यह दौरा भारत के लिए कितना मददगार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूएई दौरे के दौरान कई ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिससे देश की सुरक्षा, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। दोनों देशों के बीच सामरिक रक्षा साझेदारी के फ्रेमवर्क पर समझौते के साथ ही ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी की आपूर्ति, वाडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर और बुनियादी ढांचे आरबीएल और सम्मान कैपिटल में $5 अरब के बंपर निवेश शामिल है। तो इस लिहाज से यह महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री का रहा और वैश्विक आर्थिक संकट के बीच प्रधानमंत्री की ये रणनीतिक और कूटनीतिक लिहाज से भी यह उनका काफी व्यापक महत्वपूर्ण प्रयास रहा है, जो कि भारत के लिहाज से कई मायनों में भी खास रहेगा। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल यूएई दौरे की। कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जो कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत की मजबूत रणनीतिक जो भारत का कदम है उसको यह प्रधानमंत्री का दौरा साकार कर रहा है। तो कई मायनों में यह महत्वपूर्ण दौरा रहा है और आइए इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर संजय भारद्वाज। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर संजय। आप जेएनयू स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से हैं और साथ ही हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं डीपी श्रीवास्तव। आप फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है। बहुत बहुत स्वागत श्रीवास्तव साहब आपका भी। चर्चा की शुरुआत संजय जी मैं आप ही से करना चाहूंगा। सर देखिए, कई मायनों में तो ये खास है ही, लेकिन भारत के लिहाज से वैश्विक संकट की इस स्थिति में प्रधानमंत्री का यह दौरा कितना आवश्यक, मेरा पहला सवाल। और जब हम ये देख रहे हैं कि कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिहाज से यह कितना बड़ा कदम साबित होगा। देखिए, इस जंक्चर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजिट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब जो आप ये कहिए कि जो जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस ग्रो हो रही है जिस तरीके से वेस्ट एशिया में, उस वक्त यूएई की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो भारत के नीड्स हैं, एनर्जी नीड्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। 3 क्षेत्रों में खासकर जो एग्रीमेंट हुआ है वो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट हुआ है और तीसरा जो है एनर्जी सेक्टर में एग्रीमेंट हुआ है। उसमें आप देखिए कि लगभग $5 बिलियन का कमिटमेंट हुआ है, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो यात्रा है पहले यूएई, तो डेफिनेटली ये जो अंतर्राष्ट्रीय एक परिदृश्य जो बदल रहा है और जो फॉल्ट लाइन क्रिएट हो रहा है और जिस तरीके से
से रशिया और यूरोप के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ईरान और अमेरिका के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और उसमें सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच एक तरीके का जो मिलिट्री डिफेंस एग्रीमेंट है, उसके लिहाज से भी भारत का जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है यूएई के साथ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये मिडिल ईस्ट में एक तरीके से जो पीस एंड स्टेबिलिटी की तरफ एक कदम होगा, और यूएई भारत को एक बहुत बड़ा मार्केट देखता है, और खासकर जो एनर्जी मार्केट, लेकिन भारत भी यूएई को एक बिजनेस पार्टनर के रूप में देखता है, और एक बड़ा कम्युनिटी जो भारत का यूएई में गल्फ कंट्रीज में है, जो रेमिटेंसेस भेजता है, जो भारत के बेसिकली जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उसको बढ़ाता है। तो कई एंगल से यूएई भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कंट्री है, और गल्फ कंट्रीज में जिस तरीके से हमारा जो एक हिस्टोरिक बॉन्डिंग रहता है रहा है गल्फ कंट्रीज के साथ में, वो निश्चित रूप से भारत के साथ फर्दर चाहे पॉलिटिकल इश्यूज हो और चाहे वो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हो, लेकिन दो एक और महत्वपूर्ण पक्ष है जिसमें भारत और यूएई के बीच पार्टनरशिप बढ़ रही है। एक तो मैरीटाइम सिक्योरिटी, और खासकर जब जो जिस तरीके के ब्लॉकेड्स हम देख रहे हैं, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का और दूसरा जो अमेरिकन नेवल एंड इकोनॉमिक ब्लॉकेड में, इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन दोनों देशों के एक अंडरस्टैंडिंग, आपसी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करेगा और सप्लाई चेन को मजबूत करेगा, ताकि कॉन्स्टेंटली अनइंटरप्टेड एनर्जी सप्लाई भारत को आ सके। अगला सवाल डीपी श्रीवास्तव जी आपसे। सर देखिए, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी के लिहाज से यदि देखा जाए तो जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके महत्व को कैसे आंक रहे हैं? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का थोड़ा सा बयान करना चाहूँगा जी। आज़ादी के पहले ये जो क्षेत्र है जहाँ पे आज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 मुल्क हैं, इनकी सुरक्षा ब्रिटिश साम्राज्य दिल्ली से करता था जी, और ये संबंध काफ़ी दिनों तक चले। हमारे रुपी जो था वो लीगल टेंडर था इस एरिया में। अगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो खाड़ी के देशों में एक असुरक्षा की भावना हुई है, क्योंकि जैसा कि सबको पता है, इस लड़ाई के दौरान में उनको काफ़ी क्षति पहुंची है जी। और एक ये भी विचारधारा है कि अमेरिकन डिफेंस अम्ब्रेला शायद काफ़ी ना हो, तो वो अपने विकल्प बढ़ाना चाहेंगे। उनके पड़ोस में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से एक डिफेंस एग्रीमेंट किया हुआ है। बाकी जो खाड़ी के मुल्क हैं उनमें भी ये सोच कहीं ना कहीं रही है और शायद बढ़ेगी। तो इस हिसाब से उनके लिए भारत का, और ख़ास तौर से भारत के सर्वोच्च नेता श्री मोदी का आना उनके लिए एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक स्टेप है, और ये अंडरलाइन करता है कि इस एरिया में इंडिया जो है एक सिक्योरिटी रोल भी प्रोवाइड कर सकता है। जी बिल्कुल ठीक है, और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे हमारे साथ इस चर्चा में हमारे सहयोगी आदित्य श्रीवास्तव सीधे यूएई से जुड़ रहे हैं। आदित्य, समझना चाहेंगे आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यूएई दौरा, जिसकी 5 देशों की यात्रा की इसकी शुरुआत है, वो अब संपन्न हो चुका है। क्या बड़े मेजर टेकअवेज हम कह सकते हैं, आउटकम्स हम कह सकते हैं इस प्रधानमंत्री के दौरे से आपकी नजर में? देखिए पराक्रम, प्रधानमंत्री के इस यूएई दौरे पर, क्योंकि जिस वक्त हम पश्चिम एशिया में जिन भू राजनीतिक हालातों को देख रहे हैं, समीकरणों को देख रहे हैं, कूटनीति का एक केंद्र बना हुआ है ये, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आना कई मायनों में खास था, और इस दौरे पर दुनिया भर की नजर भी थी, और उम्मीद ऊर्जा क्षेत्र को लेकर की जा रही थी प्रमुख तौर पर अगर देखा जाए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री का जो रहा वो भारत की कूटनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर जो है वो बड़ी खबर लेकर आया, और
बड़ी उपलब्धियां लेकर आया है। देखिए, ऊर्जा क्षेत्र को लेकर अगर बात करें तो जो पेट्रोलियम रिजर्व पर लगातार पहले भी काम हो रहा था, उसको और आगे मजबूत करने को लेकर भी एग्रीमेंट साइन हुए हैं। ये कहीं ना कहीं भारत की ज़रूरतें जो हैं, और यूएई जो है वो भारत में पेट्रोल रिजर्व को और बढ़ाएगा, उसको और मजबूत करेगा, सप्लाई चेन ठीक तरीके से चलती रहे, इस पर काम करेगा। एलपीजी को लेकर भी एक एमओयू साइन हुआ है, जिसमें जो भारत की मांग है एलपीजी की, वो मांग बनी रहे और उसका स्टॉक भारत में रहे, ये भी इसमें सुनिश्चित किया जाएगा। डिफेंस के क्षेत्र में भी हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा एग्रीमेंट हुआ है, जिससे जो आंतरिक सुरक्षा है वो दोनों देशों के बीच में जो स्ट्रेटेजिक चीजें हैं वो आपस में साझा होंगी। इसके साथ साथ आतंकवाद के खिलाफ किस तरीके से लड़ना है, इसको लेकर भी दोनों देशों के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। दोनों देश साझा प्रयासों के साथ इस पर काम करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, देखिए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र की अगर बात करें और स्किल इंडिया के क्षेत्र की बात करें, तो जो गुजरात को एक अच्छी खबर मिली है, देखा जाए तो वहां पर शिप रिपेयरिंग क्लस्टर जो है वो भी जो है वो शुरू होगा, और वो भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट देखा जाए तो इस पूरे दौरे का रहा है। और एक महत्वपूर्ण चीज, $5 बिलियन का निवेश यूएई भारत में करेगा, आज इस पर सहमति बन गई है। और सबसे बड़ी बात कि पहली बार बैंकिंग सेक्टर में, यानी कि आर्थिक सेक्टर की अगर बात की जाए तो उसमें बड़ा निवेश यूएई करने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार यूएई भारत में निवेश कर रहा है, भारत इससे पहले भी यूएई इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखा जाए, रियल एस्टेट के क्षेत्र में देखा जाए, इस पर काम करता आया है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर भी अब इसमें जोड़ा गया है, तो एक नए आयाम, नए अवसर, नई चुनौती देखा जाए तो भारत के लोगों के लिए यूएई ने यहाँ खोले हैं। और ये मानकर चलिए पराक्रम, प्रधानमंत्री का यहाँ का जो आज दौरा रहा, इस दौरे ने एक बार फिर दुनिया को बताया कि किस तरीके से संतुलित कूटनीति के साथ दो देश आगे बढ़ सकते हैं, अपनी जरूरतों के साथ अपनी जरूरतों को किस तरीके से पूरा किया जाए, और जो लक्ष्य पिछले 10-12 सालों में जो बातें, जो समझौते भारत और यूएई के बीच में हुए थे, वो उसको और मजबूती मिले, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी जिसको कहा जा सकता है, उसको भी एक बहुत बड़ी मजबूती इस दौरे से मिली है पराक्रम। तो बिल्कुल आदित्य, वैश्विक संकट के बीच में हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये प्रभावी कूटनीतिक प्रयास है, जो कि भारत के लिहाज से कई ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसका सीधा सीधा जो लाभ है वो भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं और भारत की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य श्रीवास्तव इस तमाम जानकारी के लिए। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, चर्चा में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। यार अभी मेरे पास सिर्फ मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पुलिस मिस सीमा जी, अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे। क्यों? लेकिन मैं अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो। डिजिटल अरेस्ट? 1 लाख दो, बच जाओगे। इतने पैसे? अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा। जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। अरे डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। हेलो मम्मा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं चर्चा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा संपन्न हो चुका है और भारत यूएई संबंधों को कैसे नई ऊर्जा प्रधानमंत्री के इस दौरे के तहत मिली, और आखिर वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के बीच प्रधानमंत्री का यह दौरा महत्वपूर्ण क्यों है, इस पर लगातार हमारी चर्चा जारी है। 2 खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अगला सवाल प्रोफेसर संजय आपसे। सर देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो स्थिति है वर्तमान समय में, उसमें भारत का और एक तरीके से यूएई का, दोनों का जो
मत है वो एक समान मत है कि ये निर्बाध होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए और जहाज़ों की आवाजाही इसमें बेहतर तरीके से चलना चाहिए। ये दोनों का जो साझा बयान है भारत और यूएई का, इसके किस तरीके के व्यापक रणनीतिक मायने हैं? देखिए, ये बात साफ साफ है कि भारत का जो यूएन चार्टर है उसमें विश्वास करते हैं और भारत हमेशा से फ्री एंड ओपन नेविगेशनल राइट्स की बात करते हैं। किसी भी तरीके के अवरोध नहीं होना चाहिए और किसी भी कंट्री का एकाधिकार उस पर नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से न्यू नॉर्मल्स क्रिएट हो रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे जो टैक्स वसूली हो रही है ज़बरदस्ती और उसको रोका जा रहा है, वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। और कोई भी देश अगर वैसे भी नेवल ब्लॉकेड करते हैं और इकोनॉमिक ब्लॉकेड करते हैं तो वो भी संप्रभुता का उल्लंघन है। यहाँ पर भारत और यूएई, देखिए ब्रिक्स समिट हुए उसमें भी जो फॉरेन मिनिस्टर्स का उसमें भी ये बात आई कि हमको नेविगेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए और सप्लाई चेन को दुरुस्त रखना चाहिए, क्योंकि भारत और यूएई के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो भी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। हम लगभग $100 बिलियन का ट्रेड यूएई के साथ करते हैं और हमारा टारगेट है कि $200 बिलियन तक का ट्रेड पहुँचे। और यूएई दोनों सेक्टर में वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और लगभग चौथा ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का। तो भारत का एक बहुत अच्छा पार्टनरशिप है। साथ ही साथ एक और पक्ष है जो G20 समिट हुआ था भारत में, तो भारत ने उसका आह्वान किया था कि हम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाएंगे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजिट देखते हैं कि वो पहले यूएई जा रहे हैं, उसके बाद में यूरोपियन कंट्री जा रहे हैं, तो एक तरीके से हम एंडोर्स कर रहे हैं कि जो हमारा एक कमिटमेंट है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको हम बरकरार करेंगे। तो उसमें जो भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है या बेब मंदाब है या अरबियन सी में जो जिस तरीके की गतिविधि हो, उसमें सब सारे कंट्रीज़ के अपने अधिकारों का, संप्रभुता का, उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए और जो एनर्जी सप्लाई चेन है उसको बरकरार रखना चाहिए। हम एक बड़ा आयात करते हैं यूएई से, उस आयात को निश्चित रूप से अनइंटरप्टेड आयात होना चाहिए। हमारा जो अपना मकसद है, जो हम विकसित भारत 47 के लिए काम कर रहे हैं, उसमें यूएई एक हमारा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पार्टनर है और उसमें हम चाहे वो टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में हो, डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में हो या एनर्जी सप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में हो या बाकी बिजनेस पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में हो, सभी के लिए यूएई इंपॉर्टेंट एक हमारा पार्टनर है। हम उस दृष्टि से सभी कंट्रीज़ को, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, उनको आह्वान भी ये करते हैं कि सब कोऑर्डिनेशन के साथ में इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करें और ताकि जो ग्लोबल साउथ के कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो भारत जैसे कंट्रीज़ हैं, उनकी इकोनॉमी पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। और वो यही नहीं, दूसरे जैसे चौक पॉइंट्स है, मलक्का स्टेट है, उसमें भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग एक है कि हम उसमें फ्री नेविगेशनल राइट सभी को होना चाहिए। ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी हम देख रहे हैं कि जो वैश्विक संकट की स्थिति है, उसके लिहाज से भारत को किस तरीके से हम वर्तमान परिदृश्य में सहायता दे सकते हैं, उसकी कैसे ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, इसको भी साकार करने का प्रयास यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री डीपी श्रीवास्तव जी। जो भारत की तेल और ऊर्जा जरूरत है, उसको लेकर के 30 मिलियन बैरल तक बढ़ाने का ये जो समझौता है, ये भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को कैसे पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? जी देखिए, हिंदुस्तान का डेली कंजम्पशन है 5.5 मिलियन बैरल और आगे ये शायद और बढ़े। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें अपने कंजम्पशन में कटाव की ज़रूरत है, लेकिन हिंदुस्तान का औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन तो तेज़ी से चल ही रहा है। तो इस लिहाज से ये जो समझौता हुआ ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन अभी हुआ है ये हो सकता है काफ़ी दिनों कंटिन्यू करे, लड़ाई के बाद भी कंटिन्यू करे, क्योंकि बहुत सी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ भी डैमेज हो गई हैं जी। तो इस तरह के अगर हमारा समझौता हो गया है तो हमको इसमें एक एंकर मिलेगा हमारी फ्यूचर नीड्स को कवर करने के लिए। और मैं दो चीज़ें और कहना चाहूँगा जो शायद
अभी तो सिर्फ चर्चा का विषय है, लेकिन आगे से शायद उसमें भी प्रोग्रेस हो सकती है। यूएई इंटरेस्टेड है हिंदुस्तान को बिजली की आपूर्ति एक अंडर सी केबल के द्वारा करने के लिए, तो उसका अभी फीसिबिलिटी स्टेज पे है। और एक दूसरा इसी का वेरिएंट है कि यूएई से इंडिया तक एक अंडर सी पाइपलाइन लाई जाए। तो बहुत से ऐसे आयाम हैं जहाँ पे ऊर्जा के जहाँ पे यूएई और हिंदुस्तान में आगे कोऑपरेशन बढ़ सकता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, बिल्कुल ठीक है। और एक अगला जो फैक्टर है इंपॉर्टेंट, वो ये भी है प्रोफेसर संजय कि $5 बिलियन का निवेश की बात जब यूएई कर रहा है भारत में, तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को, भारत के बैंकिंग सेक्टर को मजबूती देने के लिहाज से, तो ये कितनी बड़ी आर्थिक मदद भारत के लिए और इसका कैसे फायदा मिलेगा? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, मैंने कहा कि ये 7th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है भारत में। लगभग $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट पहले हो चुका है। 5 बिलियन ये जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट यूएई का भारत में। और एक बड़ी बात यह है कि जो भी ट्रेड टूर्स हैं या ट्रेड ट्रांजैक्शंस हैं, वो बेसिकली लोकल करेंसी सेटलमेंट के माध्यम से, कि हम जो यूएई की करेंसी और भारत की करेंसी दोनों में ही हम एक्सचेंज करेंगे। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, बिकॉज अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम दुनिया में आ रहा है कि डॉलराइजेशन का आ रहा है। तो एक डी डॉलराइजेशन की तरफ हम एक बड़ा मूवमेंट है। और निश्चित रूप से अगर इस तरीके का इन्वेस्टमेंट भारत में होता है तो ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप के साथ साथ आप ये देखिए कि बाकी जो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, जिसमें कैपेसिटी बिल्डअप है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, बाकी जो क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी के टेक्नोलॉजी की बात है, इस क्षेत्र में भी इजाफा होगा। और ये भारत के लिए, भारत तो एक मार्केट है एनर्जी के लिए, लेकिन ये बात मान के चलिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा, जो इंडस्ट्रीज है, इस जो इन्वेस्टमेंट से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, उसका जो आउटसोर्सिंग और उसको आप ये कहिए उसका जो मार्केट होगा वो यूएई और गल्फ कंट्रीज होगा। तो मुझे लगता है कि और ये एक बहुत महत्वपूर्ण लैंडमार्क एग्रीमेंट भारत और यूएई के बीच में हुआ है। जो अंडरस्टैंडिंग है वहाँ की लीडरशिप के साथ, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 7वीं विजिट है ये यूएई में, और यूएई के जो शेख हैं वो भारत में अभी तक 5 बार विजिट कर चुके हैं। तो जो एक अंडरस्टैंडिंग, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, जो डिप्लोमेटिक एक मैच्योरिटी दोनों कंट्रीज के बीच में है, वो निश्चित रूप से एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएगी। और बाकी जो गल्फ कंट्रीज है उसके लिए भी एक तरीके से एक मैसेज है कि भारत एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, इमर्जिंग मार्केट है, और भारत के साथ में अगर दोस्ताना व्यवहार रहता है तो निश्चित रूप से ये मिडिल ईस्ट के लिए और गल्फ कंट्रीज की प्रॉस्पेरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा संकेत है। और जो बाकी कंट्रीज है, जैसे ईरान है, ईरान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूएई के साथ भी जो पाकिस्तान का एक अपना डिफेंस एग्रीमेंट है, उसमें भी मुझे लगता है कि भारत के प्रति एक इनका सकारात्मक रुख होगा और ये भी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ेंगे। ईरान के साथ भी भारत निश्चित रूप से जब हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करते हैं तो ईरान इंपॉर्टेंट है, चाबार को भी हम डेवलप करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी कंट्रीज के साथ में भारत का एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप। और भारत ने लगातार ये अपने डायलॉग के माध्यम से, अपने डिप्लोमेसी के माध्यम से इसको साबित भी किया है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चर्चा में, और इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम को पूरा करें, बहुत संक्षिप्त में आप दोनों से मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा, शुरुआत में करना चाहूँगा सबसे पहले डीपी श्रीवास्तव जी। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
संवाद और कूटनीति की अपील कैसे वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को परिभाषित करती है? देखिए, इस समय अगर आप देखें तो यूरोप से लेके मध्य पूर्व और पूर्व में तनाव बढ़ रहा है। यूरोप में यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, अब तो 5वां साल हो रहा है। मध्य पूर्व में 28 फरवरी से लड़ाई चल रही है और पूर्व में ताइवान स्ट्रेट में तनाव बढ़ा हुआ है। अभी चर्चा भी हुई, प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब गए, तो इसमें प्रधानमंत्री जी ने जो कहा एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि लड़ाई की जगह डिप्लोमेसी और आपस में बातचीत से समस्याओं का निदान किया जाए। ठीक है सर, समय की कमी है। बहुत अंतिम प्रतिक्रिया प्रोफेसर संजय। मैं यही कहूँगा निश्चित रूप से कि ये युद्ध का समय नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, और ये कॉपरेशन करना चाहिए, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट होना चाहिए। और इसमें हम निश्चित रूप से वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको डायलॉग के माध्यम से रिजॉल्व करके और कॉपरेशंस को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो यूएई दौरा है ये संपन्न हो गया और हम इसे सफल कूटनीतिक और रणनीतिक प्रयास कह सकते हैं, क्योंकि वैश्विक अस्थिरता के बीच में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश भी की जा रही है कि एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि विदेश दौरे कोई ना करें, और वो खुद अगर विदेश दौरे पर जाते हैं तो ये बहुत बड़ा जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से है कि भारत को क्या वो दे रहे हैं इस वैश्विक अस्थिरता के बीच में। उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद में जो आरोप लगाए जा रहे थे उनके भी जवाब मिले होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद चर्चा में देखने के लिए। दीजिए अनुमति, नमस्कार।